हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एडीओ सीरीज का डे 18 और आज हम डे 18 में पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, आज हम भारत के उस राज्य की कहानी समझेंगे जिसने आगे चलकर पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदल दी, जो राज्य था मगध। और आज हम मगध के उत्कर्ष तथा उसके प्रमुख राजवंशों को, जिसमें से कि बृहद्रथ से लेकर नंद वंश तक क्रमवार और विस्तार से समझेंगे, और बाकी के जो राजवंश हैं उसका हम कल डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली महाजनपद था जो वर्तमान दक्षिण बिहार के क्षेत्र में स्थित था। इसके उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में चंपा नदी बहती थी, जिससे यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से सुरक्षित और उपजाऊ बन जाता है। नदियों से घिरा होने के कारण यहाँ कृषि, व्यापार और यातायात तीनों का विकास हुआ, जिसने मगध को अन्य महाजनपदों से अधिक शक्तिशाली बना दिया। अब बात करते हैं बृहद्रथ वंश की। मगध की ऐतिहासिक नींव इसी वंश ने डाली। मगध का सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, जिसका उल्लेख हमें महाभारत और पुराणों में मिलता है। इस वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे, जिन्हें मगध राज्य की नींव रखने वाला शासक माना जाता है। बृहद्रथ के पुत्र जरासंध इस वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक थे। जरासंध एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा था, जिसने अनेक छोटे छोटे राज्यों को पराजित कर मगध की शक्ति को बढ़ाया था। महाभारत के अनुसार जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बनाकर रखा था और उसकी शक्ति से पूरा उत्तर भारत भयभीत रहता था। और महाभारत में कहा गया है कि श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने द्वंद्व युद्ध में जरासंध को पराजित कर दिया। यानी कृष्ण के सहयोग से भीम ने जरासंध को पराजित किया था, और वो युद्ध कौन सा था? द्वंद्व युद्ध। और इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। जरासंध की मृत्यु के बाद बृहद्रथ वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया, और इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसके पतन के साथ मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो कि था हरेक राजवंश, जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व का था। हरेक राजवंश जो था वो वास्तविक साम्राज्य निर्माण करता था, क्योंकि यह मगध का पहला वास्तविक ऐतिहासिक राजवंश माना जाता था। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिसके शासनकाल में मगध एक शक्तिशाली और संगठित राज्य के रूप में उभरा। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध के साथ साथ कूटनीति और विवाह नीति का सहारा लिया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह किया, जिससे उसे काशी का समृद्ध क्षेत्र दहेज में प्राप्त हुआ। उसका दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेल्लन्ना से हुई, जिससे गणराज्यों के साथ उसके संबंध मजबूत हो गए। वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य, वो देश विश्व का पहला गणराज्य है, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये सारे आता है कि ये एग्जाम्स में आते रहते हैं कि बिंबिसार ने कहाँ कहाँ शादी किया था, तो ये चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा। फिर तीसरा विवाह उसने मध्य देश की राजकुमारी खेमा से किया। मध्य पंजाब की में है, जिससे उस उत्तर पश्चिम भारत से उसके संबंध स्थापित हुए। बिंबिसार का अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मैत्रीपूर्ण संबंध था, और उसके उपचार के लिए उसने अपने प्रसिद्ध वैद्य जीवक को भेजा था। तो एग्जाम में ये भी आता रहता है कि जीवक किसका वैद्य था, तो वो बिंबिसार का था, हर एक राजवंश। इस प्रकार बिंबिसार ने कूटनीति और शांति के माध्यम से मगध को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं मगध की शासक बन गया, मगध की गद्दी पर बैठ गया। अब बात करते हैं अजातशत्रु, जिसका टाइम पीरियड था 492 से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का वास्तविक नाम कुड़िक था, और वो मगध का एक महत्वाकांक्षी शासक था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी क्षेत्र वापस ले लिया, जिसके कारण अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ। अंततः अजातशत्रु विजयी हुआ और काशी पर पुनः मगध का अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ जैसे शक्तिशाली गणराज्य को पराजित करने के लिए कूटनीति, फूट की नीति और नए युद्ध उपकरणों का प्रयोग किया।
वज्जी संघ की पराजय के साथ ही प्राचीन भारत में गणराज्यों का पतन शुरू हो गया और राजतंत्र की शक्ति बढ़ गई। धार्मिक दृष्टि से अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। 483 ईसा पूर्व में उसी के संरक्षण में राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो ये एग्जाम में आता था कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में, और अजातशत्रु का शासन काल था उस टाइम। उदयन और जो हर्यक वंश था, इसका पतन हुआ था। तो उदयन का जो टाइम पीरियड था वो 460 से 444 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। सिन्हल अनुश्रुतियों के अनुसार उदयन ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, और जो उदयन था उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मगध की राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित करना था। तो ध्यान रहे कि राजगृह से पाटलिपुत्र अपने राजधानी जिसने स्थानांतरित की थी वो था उदयन। इसे उदयन या उदयन भी कहते हैं, तो ध्यान रहे आपको। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र आगे चलकर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर बना। उदयन के बाद हर्यक वंश के शासक कमजोर सिद्ध हुए। ये जैसा कि आपने देखा कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की, इसलिए हर्यक वंश को वित्तहंता वंश भी कहा जाता है। और जो उदयन के बाद जो भी हर्यक वंश के शासक थे वो काफी कमजोर थे, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो कि था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का कारण टाइम पीरियड था 412 से 344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के पतन के बाद शिशुनाग ने मगध की सत्ता संभाली और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश का पहला जो शासक था वो शिशुनाग था। उसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई और मगध के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी राज अवंती को पराजित कर मगध में मिला लिया। उसने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया था। अवंती के विलय के बाद मगध की शक्ति और भी बढ़ गई और उसके विरोधी राज्य लगभग समाप्त हो गए। शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया रहा है। तो ध्यान रहे, कालाशोक ने कराया था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सेकंड बौद्ध संगति, और उसकी मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन किया, जिससे प्रशासन कमजोर हो गया और शिशुनाग वंश का पतन हो गया। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। अब बात करते हैं नंद वंश की, जो कि 344 से 321 ईसा पूर्व का था। इस समय मगध अपनी चरम शक्ति पर था। 344 ईसा पूर्व में महापद नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना कर दी। तो महापद नंद ने शिशुनाग वंश को समाप्त किया था और नंद वंश की स्थापना की थी। और महापद नंद ने एक राट और एक छत्र शासक की उपाधि धारण की थी। ये एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। मतलब जो भी शासक जो उपाधियां धारण करते हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में आते रहते हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसका शासन काल अत्यंत शक्तिशाली था। मतलब जो महापद नंद ने एक राट और एक छत्र शासक की उपाधि धारण की थी, इससे यह स्पष्ट होता है कि उसका शासन अत्यंत शक्तिशाली था। पाली ग्रंथों में उसे उग्रसेन भी कहा गया है, जबकि पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महापद नंद ने पंचाल, काशी, इक्ष्वाकु, अस्मक, कलिंग और मैथिल जैसे अनेक राज्यों को जीतकर मगध का सबसे बड़ा विस्तार किया। वह कलिंग को जीतने वाला पहला मगध सम्राट था। तो एग्जाम में है कि कलिंग को जीतने वाला पहला मगध सम्राट कौन था, तो महापद नंद। वह कलिंग नंद वंश के समय मगध की सेना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली थी तथा राज्य अपार धन से संपन्न था। इसी शक्ति के कारण यूनानी शासक सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दी। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि सिकंदर की सेना महापद नंद के समय में भारत आई थी, और उसकी सेना जो थी वो व्यास नदी पार करने से इनकार कर दी थी, क्योंकि महापद नंद के पास विशाल अस्थायी सेना था, अपार धन था, उसका प्रशासन बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। नंद वंश का अंतिम जो शासक था वो ये धनानंद था, जो अत्यंत धनी होने के बावजूद जनता में वो बहुत ही अलोकप्रिय था। उसके अहंकार और अत्याचारों ने मगध को अंदर से कमजोर कर दिया। दोस्तों, नंद वंश के समय मगध शक्ति और वैभव के शिखर पर था, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष और अन्याय राज्य को कमजोर कर रहा था। और इतिहास गवाह है कि जब सत्ता भीतर से खोखली हो जाती है तब परिवर्तन अवश्य होता है। इसी परिवर्तन की पूरी कहानी और मगध के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ हम विस्तार से समझेंगे अगले वीडियो में, यानी कल डे 19 में।
जिसमें हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। और वो वंश बहुत ज़्यादा मतलब उसको ज़्यादा अच्छे से समझना था, इसलिए हमने उसको कल की वीडियो में रख दिया था। तो मिलते हैं आपके साथ कल। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको जो जिस पीडीएफ से हमने आज पढ़ा है ये मिल जाएगा। तो आपसे मिलते हैं हम कल डे 19 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।